क्या इन रियलिटी एक इंजेक्शन के थ्रू हम पाइल्स को रोक सकते हैं? देखिए, बहुत सारे इंजेक्शंस जो हैं वो इस तरह के होते हैं जो जैसे हम लोग वेरिकोज वेन में यूज़ करते हैं इस तरह से, ठीक है। लेकिन क्योंकि मरीज का इसमें मिथ्स एक आता है, बिल्कुल करते हैं, इंजेक्शंस कवर करते हैं उसको, लेकिन केवल और केवल एनल कैनाल की 25 बीमारियां होती हैं और उसमें भी पाइल्स जो है वो 4th ग्रेड पे होता है, 4 ग्रेड्स में होता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ठीक है। जो अपना इंजेक्शन है जैसे ग्रेड 1 में है, आपने दवाइयाँ दे दी, औषधि दे दी हैं खाने के लिए और आपके पेशेंट जो है उसने अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाइड कर लिया, अब वो पेशेंट ठीक रहेगा। बहुत ज़्यादा है कि बार बार ब्लीडिंग है, तो ऐसी कंडीशन पे हम लोग स्क्लेर थेरेपी या इंजेक्शन थेरेपी जो है वो यूज़ होती है। लेकिन जो पुराने ज़माने की कुछ इंजेक्टेबल थेरेपीज इतनी हार्मफुल भी हैं। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन एट टीवीटी। आपको हमारी पिछली वीडियोस बहुत पसंद आई एंड आई होप कि आपको हमारी आज की भी ये स्पेशल वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी डिजीज़ के बारे में जिसके बारे में बोलने से शायद लोग शर्माते भी हैं और या फिर हेजिटेट करते हैं, जो कि है पाइल्स। और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोक्टोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुज त्यागी जी। तो अब उनसे जानते हैं कि आखिर में पाइल्स है क्या और क्या ये सीनियर सिटीजन्स को ज़्यादा इफेक्ट करती है। वी वेलकम यू एट आवर टीवीटी प्लेटफॉर्म सर। थैंक यू मैम। बिल्कुल, पहले तो जो है आपके प्लेटफॉर्म पे अगर आपने ये शुरुआत की है कि आप डिसऑर्डर्स को लेकर के भी बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ये एक ऐसा सेंसिटिव मुद्दा जिस पे लोग जो है बात करते हुए बड़े हिचकिचाते हैं, जिस पे जो है ये पब्लिक अवेयरनेस में आ ही नहीं रहा है, अभी भी लोग शर्म आते हैं इसे बात करने में। और हम लोग और आप लोग तो फिर भी बात करते हैं, अगर आप गाँव में जाएंगे तो लोग एक दूसरे का हंसी मजाक भी उड़ाते हैं इस बात को लेकर के। तो थैंक यू कि मुझे आपने वेलकम किया। मैं डॉक्टर अनुज त्यागी एज ए प्रोक्टोलॉजिस्ट, आयुर्वेदिक प्रोक्टोलॉजिस्ट में काम कर रहा हूँ पिछले 16 सालों से। गुदा रोग विशेषज्ञ हूँ, तो मुझे कोई हेजिटेशन नहीं होती कहीं पर भी बात करने में। और इवन मैंने देखा है कि अगर अब तो मैं कहीं पर अगर निकलता हूँ, कहीं पे ब्याह शादी में या कहीं पर भी जाता हूँ, तो अब लोग मुझसे बात करने भी नहीं चाहते कि अगर हम बात कर रहे हैं तो 2-4 बंदे अपने आप ही आ जाते, सर हमें ये दिक्कत थी, हमें वो बात थी। ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी पहल है ये। रही बात इस पर बात करने की, तो मैम इसमें आप देखिए, जब हम लोग गुड टच और बैड टच की बात कर सकते हैं अपने टीवीज़ पे, अपने शोज पे, अपने उस पे, तो गुड टच बैड टच की बात कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हम एक इसके लिए बात कर सकते हैं। मान लिया आपके किसी बच्चे के पेरेंट है और उनके पेरेंट को कुछ ये इशू हुआ है, अगर वो अपने बच्चे को नहीं बताएगा, बेटा मुझे हार्ड स्टूल हुआ था, मुझे ये शिकायत थी, आप इसमें जो है ये अगर कभी ऐसा आपको फील हो तो आप तुरंत बताना मुझे, ठीक है। तो वो कहाँ से आएगी ये सब चीज़ें? तो ये हमें बात करनी पड़ेगी, इसमें शर्माना, हेजिटेशन आपको छोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल, छोटे बच्चों में बड़े कॉन्स्टिपेशन के रीजंस होते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, 3 साल का है, उसको कुछ लंप बाहर आ जाएगा, पेरेंट तब तो चिंतित होंगे। क्या वो लड़का जब 18 साल का होगा, उस टाइम पे हम उससे नहीं बात कर सकते। अगर कोई 18 साल का बच्चा, मुझसे भी पूछ सकते हैं, बेटा हार्ड स्टूल। देखो 4 चीज़ होती हैं, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बड़े हो, चाहे बच्चे हों। बुजुर्ग से पूछ लो, हाँ जी खाना पीना बढ़िया चल रहा है, भूख लगती है, सांस आराम से आ रहा है, कोई कठिनाई तो नहीं है, पेशाब पूरा हो रहा है, लैट्रिन सही आ रही है, माँ बाप खुश। और खुशी के साथ साथ उनकी जो हेल्थ इश्यूज है वो एक पैरामीटर है उनका। सो अनुज जी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपने ये कैसे सोचा कि आपको एक प्रोक्टोलॉजिस्ट ही बनना है? देखिए, प्रोक्टोलॉजिस्ट बनना है, ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है इसमें। तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट के लिए जब आप अपना ग्रेजुएशन करते हो मेडिकल में, कोई भी बीएमएस, एमबीबीएस या कुछ भी करते हैं, तो उस दौरान आप जब इंटर्नशिप में आते हैं तो उस दौरान एक तो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है। दूसरी चीज़ है, जो भी टीचर, चाहे वो इस मेडिकल फील्ड की बात हो या कुछ भी हो, आप पढ़ना तो ABCD से शुरू करते हो और फिर बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं।
उसके बाद फाइनली आपको काम पूरी लाइफ एक ही सब्जेक्ट पे करना होता है। तो जो जो गुरु, जो भी टीचर होंगे और जो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा कुछ भी चीज़ें आपको लगेगी वो अच्छे से समझा रहे हैं, आपका इंटरेस्ट उस सर के माध्यम से उस सब्जेक्ट में चला जाएगा, वो आपका शिफ्ट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि मेरा गुरु इस बात को मुझे अच्छे से समझा रहा है, मुझे समझ में आ रहा है ना, तो आपका इंटरेस्ट वो हो जाएगा। वैसे ही मुझे जो है हमेशा ही मुझे इस तरह के बहुत अच्छे टीचर्स मिले जिन्होंने मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छा से समझाया, बहुत अच्छे से किया, तो मेरा फर्दर उसमें इंटरेस्ट बढ़ता चला और मैं एक आयुर्वेदिक प्रोक्टोलॉजिस्ट के रूप में आज की डेट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सो बेसिकली यू आर अ पाइल स्पेशलिस्ट। तो हम लोगों को ना ये काफ़ी ज़्यादा मिथ है कि पाइल्स ना सिर्फ बुजुर्गों को ही होता है, सो इज इट ट्रू? नहीं, देखिए ऐसा होता है कि एक ओल्ड एज पे जो है हमारी जो पाइल्स होता है वो बेसिकली वेरिकोज वेन्स होती हैं, जैसे पैरों में नसों के गुच्छे जिन्हें हम आम भाषा में कह देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब बच्चे थे मैं और आप, तो क्या हमारे पाम के ऊपर हमारी नीली नीली जो वेन्स होती नसें थी, क्या वो दिखाई देती थी? वो एक समय के बाद दिखनी शुरू हुई, और हो सकता है कि अभी भी 18-20 की एज वालों को तो नहीं दिखी थी, लेकिन जैसे जैसे उम्र हमारी 30-35 होती चली जाए तो हमारी वेन्स दिखाई देती हैं। सो सेम हियर कि फॉर एनल कैनाल, जो हमारी लैटिन का रास्ता जो गुदा मार्ग है, उसकी जो वेन्स होती हैं वो भी एक समय के साथ में जैसे जैसे हम लोग बैठते हैं और जोर लगाते हैं तो वो उभरनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है, तो वो पाइल्स बन जाती हैं। अब एक ओल्ड एज के पेशेंट्स के लिए तो जाहिर सी बात है कि उसमें आते आते थोड़ा बहुत आएंगी, हर किसी में नहीं आती। जो किन में आती हैं, देखिए जब पाइल्स वेन्स, तो सबको थोड़ा बहुत पाइल्स होगा, क्योंकि जब तक वो है तब तक वो एनल कुशन का काम कर रहा है। जैसे ये हथेली में अगर मेरे ये है ना, तो ये गद्दी का काम कर रही है, हम लोग कुशन लगाते हैं बैक में तो वो होता है। इसी तरीके से जो एनल कुशंस पाइल्स होते हैं ग्रेड 1 के या इस तरह के शुरुआती, जैसे कहते हैं ना भाई, सबको होते हैं, लेकिन ठीक कौन है? जो उसका रेगुलरली मेंटेन कर रहा है, अपनी एनल केयर कर रहा है, या फिर अपना डाइट को इम्प्रूव कर रहा है। सो अब ना जैसे हम जेंजीज का ज़माना है, मॉडर्न एरा है, तो हम लोग तो किसी भी चीज़ बोलने में कुछ भी हेजिटेट नहीं करते, बट जैसे आप बता रहे हो कि ओल्ड एज लोगों को ज़्यादा है ये पाइल्स का, तो फिर क्या इन लोगों को थोड़ा बहुत हेजिटेशन होता है? ओल्ड एज में बताने के लिए देखिए ऐसा थोड़ा सा छुपाती हैं, स्पेशली इन फीमेल्स छुपाती हैं। ओल्ड एज हो, चाहे एक मदर होती है अपने बच्चों से बताना नहीं चाहती, एक हस्बैंड वाइफ होते हैं वो आपस में फिर इस तरह की चीज़ें बहुत ही क्लोजली, जब ज़्यादा परेशान हो तो वाइफ को बताते हैं कि भैया मुझको ये दिक्कत है। लेकिन फिर भी जो है शिकायतें हैं, मेरा तो कहना ये है कि अगर शिकायत है तो आप ज़रूर बताइए, क्योंकि मेन कंप्लेन ब्लीडिंग होती है, पेन होता है, और समथिंग आपको लग रहा है कुछ बाहर आ रहा है निकल करके एनल कैनाल से, तो ऐसी कंडीशन पे हमेशा ही बताना चाहिए। बिल्कुल वो लोग हेजिटेट करते हैं, आसानी से बताते नहीं हैं, छुपाते नहीं हैं। और दूसरी बात है कि जब तक एक उनको अपनी फैमिली को आगे लेके जाने वाली स्थिति होती है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग फाइनेंशियली कॉम्प्रोमाइज करने की कंडीशन पे, सर अभी टाइम नहीं है, अभी करेंगे, अभी देखेंगे, अभी बच्चों के पेपर है, अभी बच्चों के शादी है, तो उस सब की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। लाइफ का एक अलग पहलू है जिसमें लोग अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपने फैमिली को आगे लेके जाने के लिए। बिल्कुल। अब जैसे हम ना सब बहुत सारे मिथ्स भी सुनते हैं कि लाइक एक इंजेक्शन लगाने से पाइल्स ख़त्म हो सकता है, एंड हम ना गलियों में या फिर ये दीवारों में काफ़ी सारे पोस्टर्स भी लगे हुए दिखते हैं कि पाइल्स रोके, तो फिर आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो क्या इन रियलिटी एक इंजेक्शन के थ्रू हम पाइल्स को रोक सकते हैं? देखिए बहुत सारे इंजेक्शंस जो हैं वो इस तरह के होते हैं, जो जैसे हम लोग वेरिकोज वेन में यूज़ करते हैं इस तरह से, ठीक है। लेकिन क्योंकि मरीज का इसमें इसमें मिथ्स एक आता है, बिल्कुल करते हैं, इंजेक्शंस कवर करते हैं उसको, लेकिन केवल और केवल एनल कैनाल की 25 बीमारियां होती हैं, और उसमें भी पाइल्स जो है वो 4th ग्रेड पे होता है, 4 ग्रेड्स में होता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ठीक है। जो अपना इंजेक्शन है जैसे ग्रेड 1 में है, आपने दवाइयाँ दे दी, औषधि दे दी हैं खाने के लिए, और आपके पेशेंट जो है उसने अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाइड कर लिया, अब वो पेशेंट ठीक रहेगा। बहुत ज़्यादा है कि बार बार ब्लीडिंग है, तो ऐसी कंडीशन पे हम लोग स्क्लेरोथेरेपी या इंजेक्शन थेरेपीज जो हैं वो यूज़ होती हैं। लेकिन जो पुराने ज़माने की कुछ इंजेक्टेबल थेरेपीज इतनी हार्मफुल भी हैं, जैसे हम जो ट्रेडिशनल डॉक्टर्स होते हैं स्पेशली, तो जो आप जिनकी आपने बात किया कि हम लोग देखते हैं दीवारों पे भी, और हम जहाँ पे आज बैठ कर के शूटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ तो नहीं, लेकिन आपको रूरल एरियाज़ में अगर आप जाएंगे तो अभी भी बहुत ज़्यादा लिखा रहता है ना,
तो जो हमारे ट्रेडिशनल डॉक्टर्स करते जा रहे हैं उसमें क्या होता है कि ऑयल और एसिड मिक्स करके इंजेक्शंस लगाते हैं। अब ऑयल जो है वहाँ के टिश्यूज़ को और एसिड को बांध देता है वहाँ पे, तो जिसकी वजह से वो जो एनल कैनाल में जो है वो एब्सेस डेवलप हो जाती है कई बार। मतलब गए तो थे हम वो उसके लिए कि भाई पाइल्स में रिलीफ हो जाएगा, और वहाँ पे एब्सेस फॉर्मेशन हो गया। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास में इस तरह के आते हैं कि जिसको उस इंजेक्शन ने उनकी ज़िंदगी तबाह कर दी है। और मैं बता दूं आपसे कि एनल कैनाल का एक इशू रहता है तो बहुत तकलीफ़ होती है उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर को करने में भी और मरीज़ को करवाने में भी, क्योंकि सीधे सीधे एक चीज़ है कि एनल कैनाल का कोई भी ट्रीटमेंट है थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं कष्ट साध्य होता है वो। तो ऐसी कंडीशन में जो ये बड़ी खतरनाक है, अगर आप इंजेक्शन बिना बताए इस तरह से लगाएं। कुछ लोग क्या होता है कि बादी बवासीर है, खुद से जाते हैं मरीज डॉक्टर के पास में कि सर मुझे एक इंजेक्शन लगा दीजिए। अरे भाई किस चीज़ का लगा दें, है ना। कई दफ़ा मेरे पास में कॉल आती है कि सर कॉल आया कि सर आप मुझे वो लगा दीजिए इंजेक्शन, कब लगाएंगे आप मुझको, या फिर कितना खर्चा है, इस तरह की चीज़ें वो आते हैं हमारे पास में क्वेरीज। तो हम लोग सीधे एक बात आते हैं, भाई आप आइए, एग्जामिन होगा, एग्जामिनेशन करने में बादी बवासीर, खूनी बवासीर जैसे आम भाषा में कह देते हैं, जिन मतलब ब्लीडिंग और नॉन ब्लीडिंग पाइल्स, तो केवल ब्लीडिंग पाइल्स में ग्रेड 1 ग्रेड 2 पे आपके लिए ये सफिशिएंट है इंजेक्शन। इसके अलावा यूजलेस इंजेक्शन आपकी बीमारियां बढ़ा सकता है, घटाएगा नहीं। और जितना ज़्यादा हम लोग देखते हैं कि 80% 20% कोई रिलीफ मिलता है, 80% जो पेशेंट आते हैं बाहर से ट्रेडिशनल डॉक्टर्स के माध्यम से इंजेक्शन लगवाने के बाद, वो फिर आकर आने के बाद में एब्सेस लेके आएंगे, फिस्टुला लेकर के आएंगे, पस पड़ जाती है चार्ज ऑफ एनल कैनाल के जहाँ पर इंजेक्शन लगाया जाता है। कुछ लोग जो है फिशर में इंजेक्शन लगवा के आ जाते हैं कि सर एक फिशर था, मैंने उसके बाद इंजेक्शन लगवा लिया। अब पहले तो उन्होंने इतनी इंक्वायरी नहीं की होती, बस देखा दीवार पे और एड्रेस किया और चले गए इंजेक्शन लगवाने ट्रेडिशनल डॉक्टर के पास। लेकिन उसके बाद में जो है, उसके बाद में भी क्या चीज़ें आई कि फिर उसके बाद में वो जागता है कि तूने क्या करा लिया। तब वो जागेगा पेशेंट कि यार मुझको तो क्या हो गया, मैंने एब्सेस बन गई। फिर वो एक पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाएगा, फिर वो बताएंगे कि नहीं नहीं आपको ये एब्सेस बन गई है और अब ये फिस्टुला बनेगा, ड्रेन कर दिया, इसको पस निकाल दिया, अब ये फिस्टुला बनेगा। अब वो फिस्टुला के लिए दिन रात देखेगा वीडियोस, ठीक है। तो वो वहाँ से फिर परेशान, तब उसे समझ में आता है कि मैंने क्या कर दिया। तो ये बड़ा हार्मफुल है। हाँ, अब जैसे आपने फिशर और फिस्टुला के बारे में बताया, तो पाइल्स, फिशर और फिस्टुला के बीच में क्या डिफरेंस है एंड इनका ट्रीटमेंट भी अलग अलग होता है? हाँ देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, किचन एक होती है, अलग अलग सब्जियां होती हैं, अलग अलग तरह के काम होते हैं। अभी पाइल्स जो है, पाइल्स भी अलग है, फिशर भी अलग है, फिस्टुला भी अलग है। जो इनके सिम्टम्स हैं, साइन एंड सिम्टम्स इनके सब के सब एकदम मतलब एक जैसे से हैं। यहाँ पे 4 से 5 ही आपको सिम्टम हमेशा नजर आएगा। पहला सर पेन है, दूसरा ब्लीडिंग है, तीसरा कुछ स्वेलिंग जैसा लग रहा है आजू बाजू, एक दाना सा है जिसमें से चिप 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 आती है, और जो है थोड़ा सा पेन है मुझको, ठीक है। तो ये 4 से 5 सिम्टम आपको लगेंगे। पाइल्स क्या है, पाइल्स में केवल और केवल कुछ आपको ग्रेड 1 ग्रेड 2 के पाइल्स में केवल ब्लीडिंग आएगी, कोई पेनफुल नहीं होगा, वो उसमें कभी पेन नहीं आएगा, केवल ब्लीडिंग है, ठीक है। अच्छी खासी ब्लीडिंग आती है, अच्छे वॉल्यूम में आती है, ठीक है। अगर वो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड पे पहुंच जाएगा तो वो फिर बाहर सरक के बाहर आना भी शुरू हो जाएगा नल कैनाल से, आपको हाथ धुलते हुए वो बाहर से वापस से अंदर जाएगा, ठीक है। तो या आपको हो सकता है कि आपको अपना हाथ से थोड़ा सपोर्ट दे करके उसको जो है जो अंदर से मांस आ रहा है बाहर, वो अंदर से बाहर जाएगा, ठीक है। अब तीसरी बात ये आती है कि ये तो हो गया पाइल्स का सिम्टम। फिशर में भी जो है बाहर की तरफ जो है एक चमड़ी सी बड़ी रहती है, वो पेनफुल होगा, उसमें ब्लीडिंग भी आएगी, लेकिन ब्लीडिंग शुरुआत में आएगी ड्रॉप वाइज, बूंद बूंद करके मल त्याग के बाद में। साथ के साथ उसमें बाद तक दर्द रहेगा, घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक, ठीक है। अब साइन एंड सिम्टम सबके एक जैसे हो गए। अब आता है आपका फिस्टुला। फिस्टुला में क्या होगा कि एक जो है दाना सा गुदा मार्ग के आजू बाजू बनेगा, और उससे पहले जो हिस्ट्री आएगी कि साहब मुझे जो है घने सालों से गुदा मार्ग में चीज जलन जैसा था, या फिर मुझे घने सालों पहले जो था एक फोड़ा बना था, कोई भी गुदा मार्ग के पास में एक फोड़ा बना था, एब्सेस जिसको हम लोग बोलते, पेरिनेल एब्सेस बना था। या फिर जैसे आपने बताया कि मैंने एक इंजेक्शन लगवाया था, उसके बाद से एब्सेस बनी और वो बीमारी तो खत्म हो गई, लेकिन अब मुझे बराबर में वो फोड़ा भी फूट के पस भी खत्म हो, लेकिन एक दाना बिल्कुल
जैसे कोई मूंग की दाल का या कोई भी दाल का या दाना जैसा है, अब उसमें क्या होता है कि साहब स्वेलिंग सी वो भरता है और फिर उसमें से थोड़ा सा चिप 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 करके वाटरी डिस्चार्ज टाइप का आता है और उसमें तुरंत जकड़ाहट उसकी रिलीज हो जाती है, जो उसमें तनाव आता है वो सब खत्म हो जाता है। तो ये हो गया फिस्चुला। फिस्चुला मतलब ही होता है कि एक पाइप नुमा ट्रैक, देखो आम भाषा में इसे गुदा मार्ग कहा, इसको भगंदर कहा जाता है फिस्चुला को। और फिस्चुलाई जो है वो भगंदर का मतलब होता है, जैसे हम आयुर्वेद में पढ़ते हैं कि, या आयुर्वेद की भाषा में आपने किसी किसी डॉक्टर के बाहर में हिंदी में लिखा देखा हो कि उदर रोग विशेषज्ञ, या फिर हमने देखा होता है कि छाती के लिए लिखते हैं वक्ष, या फिर कमर के लिए कटी रोग के लिए, इस तरह से। तो गुदा मार्ग को भग प्रदेश कहा गया उस रीजन को। तो ऐसा नासूर जो भग के अंदर खुले वो भगंदर है। और मैं हमेशा नासूर के ऊपर यही बोलता हूँ क्योंकि एक पेरिनोडल साइनस होता है, वो चिपचिपाहट जैसा, उसमें भी सेम सिम्टम ऐसे ही होते हैं और दर्द होता है उसमें भी, फोड़ा गांठ जैसा लगता है, बीच बीच में दब जाएगा, फिर उसमें से बाल और जो है पस आएगा। नेटल क्लेफ्ट जो हमारी टेल बोन होती है उसके ऊपर आकर के, जो हमारी नेटल क्लेफ्ट जहाँ पर हमारे दोनों जो हमारे बटक्स हैं वो मिलते हैं, उस एरिया में भी इसी तरह से एक छोटा सा छेद होता है, वो दब जाएगा, फिर चिपचिपाहट से आएगी, वो भी नासूर है। अब अगर किसी बीमारी पे मतलब देखिए आपकी कोई डायलॉग बन जाए, एक कहावत बन जाए कि ये आदमी मेरी तरह आंखों में जो है नासूर की तरह जो है चुभ रहा है, तो इट मीन्स कि वो टेढ़ी चीज है ना। तो नासूर का इलाज भी उतना ही कठोर है। और ये क्या है, भगंदर कैसा है कि जो गुदा मार्ग के अंदर खुला हुआ है, यानी कि फीकल मैटर, हर तरह का कीटाणु, हर तरह का बैक्टीरिया आपको मल में मिलेगा। इसका ट्रीटमेंट करने के लिए, उसकी अवेयरनेस करने के लिए, तो पेशेंट को उसको बाद में समझ में आता है कि कैसे हमें डॉक्टर से फिर सारी चीज़ें जानना चाहता है ना। तो ये सब इसका है, जो पाइल्स, फिशर, फिस्टुला और पेरिनोडल साइनस है, ये तीनों चारों में ये अलग चीज़ें हैं। अब जैसे सर आपने बताया कि पाइल्स दो टाइप की होती है, एक होती है ब्लीडिंग पाइल्स, एक होती है नॉन ब्लीडिंग पाइल्स। तो नॉन ब्लीडिंग पाइल्स के साइंस और सिम्टम्स क्या है? हाँ, ब्लीडिंग की तो हमने बात कर ली है, पेनलेस होगा, इंटरनली होगा और 3rd 4th ग्रेड पे आने के बाद में बाहर आ जाएगा। अभी जो अपना नॉन ब्लीडिंग पाइल्स है, एक तो मैंने बताया था कि फिशर जो है, फिशर मरीज हिस्ट्री देगा कि साहब मुझे पहले जो है चीज़ जलन हुई थी और मैं ठीक हो गया था उसके बाद में, और मैंने फिर से अपना खाना पीना ठीक कर लिया और फिर से मुझे जो है मैं देखता हूँ वहाँ पर एक चमड़ी जैसा बढ़ता जा रहा है। कभी कभी चीज़ जलन अब भी हो जाती है लेकिन दिक्कत नहीं है। अब जो वो स्किन आई है ना, वो स्किन जो है उसको हम नॉन ब्लीडिंग पाइल्स कहते हैं। एक दूसरी चीज़ है, एनल कैनाल में जो ब्लड सप्लाई होती है वो दो तरह से होती है। एक हमें जो अंदर के खूनी मस्से बनाते हैं, एक जो एनल वर्ज गुदा मार्ग के जो होठ हैं बिल्कुल उनके किनारों पे, वहाँ पे अगर आप ज़्यादा एक्स्ट्रा स्ट्रेनिंग करेंगे तो वहाँ की, जैसे आपने देखा होगा कि नक्सरी छूट जाती है, सुना आपने, नेजल ब्लीडिंग होती है, बचपन में अक्सर होती है कि नाक के माध्यम से हमें जो है खून आना शुरू हो जाता है, ठीक है, या हेमरेज हो जाता है कहीं पर भी। तो इसी तरह का जब आप प्रेशर करते हो और उस टाइम पे अगर आपको उतना मोशन का प्रेशर नहीं है तो आपने प्रेशर किया, तो उस टाइम पे वो ऐसे ही एनल कैनाल में वहाँ पे ब्लीडिंग हो जाएगी, क्योंकि गुदामार्ग के चारों तरफ जो होठ है वहाँ पर कुदरत ने लूज जगह दी है जिससे कि मल त्याग हो सके आसानी से और कुशन खुल सके, एनल कैनाल खुल सके। तो जो चारों तरफ का जो कुछ वो है, तो वहाँ पर कोई भी क्लॉट इकट्ठा हो जाएगा जिसको बाद में थ्रोम्बोज होता चला जाएगा। पहले वो पेरिनल हेमेटोमा रहेगा, बाद में थ्रोम्बोज पाइल बनता चला जाएगा। तो इन्हीं ये 2-3 तरह के हैं, पेरिनल हेमेटोमा है, बाद में थ्रोम्बोज पाइल है, या सेंट्रल टैग है, स्किन पाइल है। इन्हीं सबको जो है नॉन ब्लीडिंग पाइल्स कहा जाता है। अब सर जैसे आपने बताया कि पाइल्स में हमें ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में तो इंजेक्शन के जरिए काम चल जाता है, तो कौन से ग्रेड में सर्जरी की नीड पड़ती है? देखिए, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में इंजेक्शन की भी जरूरत नहीं है, वो मेडिसिन से ही काम चल जाता है। ये तो इस तरह से समझिए, जैसे हम लोग और आप लोग हैं, कभी हम लोग बच्चे थे तो पेरेंट क्या करते थे, धमका देते थे, तो धमका, और हम लोग मान जाते थे वो धमकाना दवा है, नहीं समझ में आता तो एक आध चांटा लगा देते, वो इंजेक्शन है। इंजेक्शन की मैं वो नहीं कर रहा। तो 2nd ग्रेड पे शारकर्मा है, शारकर्मा पेस्ट रूप में हम लोग अप्लाई करते हैं तो वहाँ से कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। लेकिन कब है वो, जब बच्चा ज़्यादा शरारत करता है, यानी ग्रेड 1 ग्रेड 2 का पाइल्स भी कब शरारत करा, जब उसमें से ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाए। तो ग्रेड 1 ग्रेड 2 के मस्से में से अगर ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाती है तो ऐसी कंडीशन पे उसमें हमारे पेशेंट को हम लोग जो हमारे पैरासर्जिकल प्रोसीजर्स हैं इनको यूज़ करते हैं। और रही बात ग्रेड 3rd और ग्रेड 4th की,
ठीक है। तो ऐसी कंडीशन पे भी हम लोग क्षारसूत्र लाइगेशन करते हैं। जो हेमरोइडल ये नॉन इन्वेसिव पैरासर्जिकल प्रोसीजर होते हैं। तो क्षारसूत्र होते हैं, आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स होते हैं, मैनी ऑफ ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो जो है, जो आचार्य सुश्रुत फादर ऑफ सर्जरी हैं ना, तो उनका दिया हुआ आज भी डेटा है, वही टेक्निक आज भी हम लोग कर रहे हैं। जो है क्षारसूत्र लाइगेशन उसको बोलते हैं, ट्रांसफिक्सेशन बोलते हैं, है ना। तो हम लोग जो हेमरोइड लटक के बाहर आ रहा है उसको पीछे ले जा करके उसको ट्रांसफिक्सेशन कर देते हैं वहाँ पे क्षारसूत्र का। उसके बाद वो ग्रेजुअली हेमरोइड में उसका जो पाइल्स है वो सूख के खत्म हो जाता है, गिर जाता है। ये है उसमें। अब सर जैसे हम देखते हैं ना कि हर एक चीज के अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो क्या एनोरेक्टल के लिए प्रोक्टोलॉजिस्ट का भी एक अलग डिपार्टमेंट होना नेसेसरी है? बिल्कुल बिल्कुल। आज की जनरेशन जिस तरह से चल रही है हमारी, है ना, जैन जी आपने बताया, तो हम लोगों ने तो अब सुनना शुरू किया है इसको, वर्ड को भी। तो हम लोग देख रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल इसमें आने वाला फ्यूचर जो है, क्योंकि सिटिंग जॉब्स बहुत ज़्यादा होने लगी हैं। तो इसमें पब्लिक, जैसे मेरा जो सेंटर है, मेरे क्लिनिक का नाम ही डॉक्टर अनुज त्यागी पाइल्स फिस्टुला क्लिनिक है। तो वर्ड्स में ही पाइल्स फिस्टुला क्लिनिक है, वो केवल इंडिकेशन इसलिए था मेरा क्लिनिक, वरना तो मैं भी दूसरे सेंटर्स के नाम से कर सकता था। बहुत सारे नाम होते हैं। तो केवल करने का ताकि पब्लिक में कोई शर्म ना रहे और डायरेक्ट टू डायरेक्ट हिट हो, पेशेंट के दिमाग में पिच हो कि भाई ये दिक्कत है और ये डिपार्टमेंट जो है, ये क्लिनिक जो है, ये केवल और केवल इस चीज़ के लिए। मैं 20 मरीज देखूंगा, मैं 50 देखूंगा, मैं केवल एनरेक्टल के देखूंगा। मुझे यहाँ पे मुझे कोई जनरल ओपीडीज, जनरल पेशेंट्स में नहीं दिखता। रीज़न उसका यही है कि आपको कहीं पर आप जा रहे हो, एक सर्जन के पास में आप सर्जरी कराने जा रहे हो नॉर्मली, आप मिनिमम वो कितनी सर्जरी एनुअल कैनाल की कर लेंगे, है ना। तो एनोरेक्टल पाइल्स फिस्टुला के 5, 7, 10 मंथ के, ठीक है। और एक है कि पूरे दिन में अगर उन्हें 5 सर्जरी करनी है तो पाँचों सेम फील्ड में है। अगर उन्हें महीने की 30 सर्जरी करनी है, 40 सर्जरी करनी है, तो इसी चीज़ की करनी है। तो जो एक बारीक नज़र बनती चली जाती है, जो एक, तो इसके लिए बिल्कुल सेपरेट डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, पब्लिक अवेयरनेस की ज़रूरत है ना। और अच्छे से, जैसे मैंने बताया कि इसमें पब्लिक की गलती है कि वो ट्रेडिशनल डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जबकि वो अच्छे से देख करके सर्च करके तसल्ली से भी जा सकते हैं, है ना। तो ये उसमें पब्लिक को ही स्टेप करना पड़ेगा कि अपने पेरेंट्स से बात करें, अच्छे से देखें। आजकल तो गूगल का ज़माना है, आप कभी सर्च कर सकते हैं, है ना। और अच्छे से एक किसी भी आप आयुर्वेदिक प्रोक्टोलॉजिस्ट को, क्योंकि आयुर्वेद में जो प्रोक्टोलॉजिस्ट हैं वो प्रॉपर प्रोक्टोलॉजी की तरह ही काम कर रहे हैं, सेपरेट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। उन्हें वो जनरल सर्जन नहीं है कि उनको सारी सर्जरीज करनी है। ये है इसमें। तो हम लोग प्लान जरूर है, हम आगे हम लोग ये भी प्लान कर रहे हैं कि बड़ा लेवल पे कुछ अपना हॉस्पिटल्स जो है उसको बढ़ा करें, और जिसमें केवल एनोरेक्टल की चाहे कुछ जो सारी सर्जरी हैं वो एक ही छत के नीचे आ जाएं, चाहे उसमें जो पेशेंट के लिए हित में हो, कि वो चाहे कंसेप्ट मॉडर्न से आए चाहे एंशिएंट से आए, डॉक्टर्स एक हो चाहे 4 हो, टीम जो है वो सारी टीम हमारी इसी तरह से चले कि इसमें पेशेंट को क्या, कौन सी टेक्निक अच्छी है। ये भी बात है, सबसे ज़्यादा जो रहता है वो पाइल, जो एनल कैनाल है हमारी, उसमें जो आपको इश्यूज आए हैं, है ना। पाइल्स भी है तो एक पाइल्स को आप 4 तरह से कर सकते हो इसके लिए, लेकिन डिपेंड्स ऑन पेशेंट को क्या बेटर रहेगा वो देखने के बाद में। सो सर अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कोई अपना एनल केयर कैसे करे? देखिए एनल केयर के लिए मैम, कि जैसा हम लोग बता रहे थे अभी कि एनल केयर के लिए तो हमें अपना जो है लाइफस्टाइल मेंटेन करना पड़ेगा। अब जो आजकल की जनरेशन रह रही है, जैसे आजकल आप देख पा रहे हो कि लाइफस्टाइल इस तरह का कि नाइट शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट है, सिटिंग वर्क बहुत है, सारा कंप्यूटर पे काम है, सबका किससे पूछ लो। आज की डेट में आप देखेंगे फील्ड में 2 जॉब बहुत है, एक पहली सिटिंग, दूसरी फील्ड की, ठीक है। आप छोटी कंपनी से लेकर के बड़ी कंपनी तक का भी देख लीजिए तो वो आपको उसमें आपको दिखाई देगा कि वो हर टाइम पूरे दिन बाइक पे, गाड़ी में घूम रहा है। दूसरा जो है वो कुशन पे बैठा हुआ है, तो उसका वो बैठा हुआ है। तो दोनों ही कंडीशन पे एनल केयर पे आप एनल केयर पे देखिए, आप लगभग दिन भर में 8 से 12 घंटे बैठते हैं एनल केयर पे, ठीक है। तो जो वहाँ का ब्लड कंजेशन है ना, ब्लड फ्लो है, जो एक कहते हैं कि सर्कुलेशन उसका होता रहना चाहिए। और वो वहाँ जब आप एटलीस्ट आप अपर बॉडी का देखेंगे कि 50-60 किलो वजन आप ऊपर लेकर के उस पर बैठ जाते हैं, तो वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन वो डिस्टर्ब होता है, तो वापस से कंजेशन वहाँ पे डेवलप हो जाता है, वापस से सर्कुलेशन में नहीं आ पाता, स्लो आ पाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको बीच बीच में उठते रहना चाहिए,
कीगल एक्सरसाइज होती है कहीं पर भी, जिस तरह से गाय गोबर करने के बाद में अपना कीगल एक्सरसाइजेस काफ़ी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो वो आप ढीला छोड़ें, उसको टाइट करें, ढीला छोड़ें, टाइट करें, कभी भी 10-20 बार इस तरह के दिन में 2-3 बार ऑफिस में कर सकते हैं इस तरह की चीज़ें, ठीक है। लॉन्ग ड्राइव आप कर रहे हैं तो आप बीच में रुक करके थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं और इस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि थोड़े से बहुत इश्यूज हैं तो आप नॉर्मली नहाने के दौरान में अगर आपके जैसे सर्दियों में नहा रहे हैं या कुछ, तो आपके 5 मिनट के लिए गुनगुना पानी में टब में बैठ के जैसे जकूजी वगैरह लेते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ऑयलिंग यूज़ कर सकते हैं आप किसी भी डॉक्टर को, अपने नियर बाई डॉक्टर्स से आप मिल करके, जो भी कोई मेडिकेटेड ऑयल है। अदरवाइज आपके पास मेडिकेटेड ऑयल नहीं है तो आप कोई भी नॉर्मल नारियल का तेल वगैरह लेकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा दिक्कतें जो आती हैं कि उसमें होता क्या है कि जब ज़्यादा हॉस्पिटलाइज होता है केस, जैसे कोई पेशेंट है जिनमें ये समस्या बड़ी तेज़ी से फैलती जा रही, कि हमारे फादर साहब जैसे इन दिनों में देखते हैं कि टाइफाइड आया, टीबी की दवाई चली, मलेरिया आया, लंबी दवाई चली बुखार की, या फिर कोई बेड रिडन पेशेंट आए हैं, तो ऐसी पेशेंट जब कोई लंबी दवाइयाँ खा रहा है तो, या फिर कुछ एक और है, कुछ पेशेंट्स होते हैं जो सीजर डिसऑर्डर की दवाइयाँ खाते हैं, कुछ पेशेंट होते हैं जो डिप्रेशन की दवाइयाँ खाते हैं, कुछ पेशेंट्स होते हैं जो अपने साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर टाइप की दवाइयाँ खाते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे डिसऑर्डर्स जो हैं, कुछ कार्डियक पेशेंट होते हैं जो दिल की दवाई खाते हैं, कोई अपनी कार्डियक सर्जरी करा करके आया, तो ऐसे पेशेंट में कुछ को तो एनीमा हॉस्पिटलाइज रहते हैं, तो वहाँ पे कुछ लोग एनीमा, मल सूख जाता है, मल सूखने के बाद कुछ को तो एनीमा करा देते हैं, और ये सारी दवाइयाँ इस तरह की होती है जिनके बाउल मूवमेंट पे उसका इफेक्ट आता है, जिससे बाउल मूवमेंट स्लो हो जाते हैं। इसकी वजह से तो एक तो ये वाली मैटर है, तो आप ऐसे टाइम पे अपने डॉक्टर से टाइम टू टाइम बात करते हैं, साहब मेरी ये दवाई चल रही है, मेरा पेट सूख रहा है, मुझे बताइए क्या करना है, ठीक है। और अगर आपको एनीमा वगैरह लगे हैं कहीं पर भी हॉस्पिटलाइज होने के बाद, तो आप वापस आने के बाद में 5-7 ml, अगर एक नॉर्मल सिरिंज जो होती है 5 ml, उसमें से निडल हटा दीजिए और आप नारियल का तेल लेकर के उसे पुश कर लीजिए, तो वो आपको जो नुकसान हुआ है वो आपका कवर हो जाएगा। दूसरी चीज़ है, जो एनल कैनाल में मान लिया आपने स्ट्रेनिंग कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, लेटिन नहीं आ रही है, आप लग रहा है कि नहीं आ रही है, या फिर आज लग रहा है कि छिल गया है, तो आपने क्या किया कि उस पर ऑयल 3-4-5 दिन अप्लाई कर दिया रेगुलर, घर का कोई दिक्कत नहीं, कोई खर्चा नहीं, आपने कर दिया, लेकिन आपकी कवर हो गई। लेकिन हाँ, अगर उससे कवर नहीं हो रहा है तो डॉक्टर को बिना दिखाए दवाई नहीं लेनी है। जैसे हम लोग देखते हैं कि भाई टीवी पे एड्स देख लेते हैं, तो हमने जरा सा भी देखा कि टीवी पे एड्स वगैरह रहते हैं, उन्होंने लिया, देखा, दवाई मंगा ली, बीमारी कुछ और, दवाई खा रहे हैं कुछ और। देखिए कैंसर की गांठ भी होगी, उसमें से भी खून नहीं आएगा, अगर गुदा मार्ग के जो कैंसर होते हैं उनमें से भी खून आएगा। साल के कम से कम हर महीने में मैं 1 से 2 पेशेंट ऐसे भी रेफ़र करता हूं जो कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, कि भैया आपका तो मुझे डाउटफुल लग रहा है, आप इसमें आइए, पहले कोलोनोस्कोपी करेंगे आपकी, फिर या सिग्मोडोस्कोपी करेंगे, टिश्यू लेंगे, टुकड़ा लेके जांच के लिए भेजेंगे, वो पॉजिटिव आते हैं, फिर उन्हें रेफ़र करना पड़ता है। क्योंकि वो भी पेशेंट क्या सोच के बैठा था कि मुझको तो पाइल्स था, ब्लीडिंग थी। वही पेशेंट जो मुझसे फ़ोन पे खर्चा पूछ रहा है कि सर मुझे आना है दिखाने के लिए, क्या खर्चा रहता है आपके यहाँ पे सर्जरी का, तो वो कुछ और निकला, तो बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। तो आप अपनी तरफ से डिले करके जब आते हो ना 4th ग्रेड पे, और डॉक्टर को भी सीधे सीधे या तो आपको सर्जरी के ऑप्शन देने पड़ते हैं या फिर आपको पैरासर्जरी के ऑप्शन देने पड़ते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता। आप कुछ है तो आप तुरंत आइए, दिखाएंगे, देखेंगे और आपको बताएंगे। सो सर लास्टली मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ऐसे कौन से सबसे ज़्यादा मिथ्स हैं जो आपको आए दिन सुनने को मिलते हैं रिलेटेड टू पाइल्स? हाँ, ये सबसे ज़्यादा है। जैसे कि सर हम फला जगह पर गए थे, हमने जो है भस्म, एक राख वहाँ से लेकर आए थे, वो ली थी हमने, और सर हमने केले में दवाई डाल करके ली है, हमने नींबू दूध के साथ में लिया है, और ये सब हम लोग कर चुके हैं, ये सब तब भी ठीक नहीं हो रहा है, या फिर उसका तो हो गया था, उसका हो गया था, उसका ठीक हो गया, मेरा क्यों नहीं ठीक हुआ। पेशेंट में इसलिए भी भ्रम है क्योंकि अपने एनल कैनाल किसी को दिखाई नहीं देती, तो ये नहीं समझ में आता कितना क्या चीज़ें चल रही है अंदर की, है ना। तो इस तरह के मिथ्स बहुत ज़्यादा हैं, और मुझे लगता है कि आपको इन सब मिथ्स से बचना चाहिए। प्रॉपर प्रोक्टोलॉजिस्ट को दिखाने के बाद ही आप आगे जो है ट्रीटमेंट के लिए बढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर पॉडकास्ट। मैं डॉक्टर त्यागी, आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत
शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं आपकी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में और एनल कैनाल एनल केयर के लिए जो है, जो इश्यूज़ हैं उन पे एक बर्निंग इश्यूज़ की तरह काम करेगा, आप लोग के लिए हेल्थी रखेगा। और अच्छा खाइए, अच्छे से रहिए और केयर करते रहिएगा, हिचकिचाए नहीं, शर्माए नहीं। जब भी कोई इशू होता है तो आप जो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर है इस पे बात कर सकते हैं। हमारी टीम से भी आप लोग जो है कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।